नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। और आज काव्य दोष की अंतिम कक्षा लेकर के मैं उपस्थित हो रहा हूं आप सभी के समक्ष। और बहुत सारे काव्य दोषों पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारे काव्य दोष थे और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मेरा अनुभव है और पीछे की जैसी परंपरा है, ये जो मुख्य मुख्य काव्य दोष हैं वो मैंने इससे पूर्व आपको करा दिए हैं। ये मुख्य काव्य दोषों की परंपरा में या श्रृंखला में ये अंतिम महत्वपूर्ण काव्य दोष जो आज मैं आपको करा रहा हूँ, इसका नाम है अधिक पदत्व दोष। इससे पूर्व की जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने बात की थी न्यून पदत्व दोष की। तो वहां पर क्या विशेषता थी, उसकी क्या परिभाषा थी? उसकी परिभाषा थी कि जब काव्य रचना में कोई आवश्यक शब्द कम रह जाए तो वहां पर न्यून पदत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। तो अधिक पदत्व दोष में क्या होगा? किसी अनावश्यक शब्द का अनावश्यक रूप से जहां समावेश हो जाए, शामिल हो जाए, ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जाए जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, उसके बगैर भी अर्थ ग्रहण किया जा सकता था। अब आप ये देखिए, यहां पर आकर के आप ये देखिए कि दुनिया भर की कविताएं जो लिखी जा रही हैं इन दिनों सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, और हर कोई नया आदमी खड़ा होता है और कोई कविता लिख देता है। और उसमें क्या होता है, उसमें शुरुआत की लाइन में जो बात होती है वही अंत की लाइन में भी होती है। तो कविता ऐसे नहीं लिखी जाती है। कविता में शब्दों को बड़े ध्यान से बरता जाता है, बड़ा ध्यान से। ऐसे नहीं कि खर्च न हो जाए, कहीं कोई शब्द गैर जरूरी रूप से खर्च न हो जाए, इसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर अधिक पदत्व दोष वहां उत्पन्न हो जाता है जब कविता में किसी शब्द की आवश्यकता न होने पर भी उसका प्रयोग कर दिया जाए, अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, तो वहां पर अधिक पदत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। लिख लीजिए, जब काव्य रचना में आवश्यकता न होने पर भी किसी शब्द का, शब्द मैं पद लिख देता हूं आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। मैंने पिछली कक्षा में हमारी समझा दिया था कि शब्द का मतलब क्या होता है, पद का मतलब क्या होता है। वह शब्द पद कहलाता है जो किसी वाक्य में प्रयोग होता है, और जो किसी वाक्य में प्रयोग नहीं होता है वह शब्द शब्द कहलाता है, पद नहीं कहलाता है। तो पर भी किसी शब्द का या पद का प्रयोग कर दिया जाए, वहां अधिक पदत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। अधिक पदत्व दोष उत्पन्न हो जाता है कहाँ? जहां किसी शब्द की आवश्यकता न होने पर भी उस शब्द का प्रयोग कविता में कर दिया जाए। तो यहाँ पर एक बात समझने की, जो लोग कविता करना चाहते हैं, जो कवि बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी अनावश्यक शब्द का प्रयोग कविता में नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, एक दो उदाहरण हम बात कर लेते हैं। उदाहरण की बात करते हैं। पहला उदाहरण है, लिपटी पुहुप पराग पट सनी स्वेद मकरंद। लिपटी पुहुप परागपट किसी नायिका के लिए कहा जा रहा है कि वह जो नायिका है वह पुष्प के पराग से लिपटी हुई है। ये पुष्प के पराग से बने हुए वस्त्र से लिपटी हुई है। पुष्प के पराग, यहां पर अगर केवल पराग शब्द का प्रयोग किया जाता और पुष्प शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, तब भी पता चलता है कि पराग का मतलब क्या होता है, क्योंकि पराग होता ही पुष्प में है। वो कहा जाए उसके साथ पुष्प लगाया जाए
या न लगा जाए। पुहुप का मतलब पुष्प होता है, फूल होता है, फूल में ही तो होता है पराग, और कहाँ होता है। तो अगर पुष्प शब्द का, पुहुप शब्द का, फूल शब्द का प्रयोग पराग के साथ नहीं किया जाए तब भी तो पराग अपना अर्थ प्रदान करता है, अपना अर्थ व्यक्त करने में पर्याप्त समर्थ है। कौन? पराग। तो उसके साथ पुष्प शब्द का, पुहुप शब्द का या फूल शब्द का प्रयोग करना अनावश्यक है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण की बात करते हैं। चलिए एक और उदाहरण की बात करते हैं। देखिए, धू धू करके जल रहे निशाचर, जल रहे, धू धू करके जल रहे निशाचर भभक भभक कर सारे। धू धू करके जल रहे निशाचर भभक भभक कर सारे। क्या कमी लग रही है आपको? क्या अधिक लग रहा है? यहां कमी नहीं है, यहां कुछ अधिक लग रहा है। क्या अधिक लग रहा है? धू धू करके और भभक भभक कर। इनमें से यदि एक भी बात कह दी जाती कि धू धू करके जल रहे हैं सारे निशाचर, तब भी बात समझ में आती है। और यदि कहा जाए कि सारे निशाचर भभक भभक कर जल रहे हैं, यहां पर या तो धू धू शब्द का प्रयोग करना था या भभक भभक कर प्रयोग करना था। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने धू धू शब्द का प्रयोग भी कर दिया है और भभक भभक कर शब्द का प्रयोग भी कर दिया है, जो कि अनावश्यक है। यहां पर किसी एक शब्द का, धू धू शब्द का या भभक भभक कर शब्द का प्रयोग करना उचित रहता, लेकिन ऐसा करने से इन्होंने जो ये प्रयोग किया है, इससे अधिक पदत्व दोष उत्पन्न हो गया है। एक और उदाहरण करते हैं, अंतिम उदाहरण, और उसके बाद हमारा काव्य दोष का जो प्रकरण है ये संपन्न हो जाएगा आज की इस कक्षा के साथ। कल से हम एक और नई कक्षा के साथ आपके बीच में होंगे। तो एक और उदाहरण देखिए, इस ग्रह कक्षा की हलचल, इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल, तरल गरल की लघु लहरी, तरल गरल की लघु लहरी। हाँ जी, इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी। अब यहाँ इसके अर्थ में मैं नहीं जा रहा हूं। यहाँ हमें एक जो बात देखनी है, जो अधिक पदत्व कहाँ है, अधिक पद कहाँ है, अनावश्यक शब्द कहाँ है, उसको देखें कि गरल जो है, गरल, आप ऐसे कहते हैं क्या कि गीला पानी? कभी भी कहा है कि गीला पानी लेके आओ, सूखा पानी मत लाना? कभी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि पानी गीला ही होता है, पानी का स्वभाव है गीला होना। तो यहां भी कुछ ऐसा ही कह दिया गया है। देखिए क्या कहा गया है, तरल गरल। गरल, गरल का मतलब होता है विष, और विष जो है, ये जो शब्द है गरल, ये गरल शब्द विष की तरल अवस्था के लिए ही प्रयोग होता है। ये कभी ठोस अवस्था के लिए प्रयोग ही नहीं होता है। इसीलिए गरल के साथ तरल शब्द का प्रयोग केवल ध्वनि साम्य का प्रभाव उत्पन्न करने के कारण, या क्यों कहें कि नाद सौंदर्य की स्थापना करने के कारण तरल गरल शब्द का प्रयोग एक साथ कर दिया गया है। जबकि गरल शब्द अपने आप में ही तरल होता है, उसके साथ तरल शब्द का प्रयोग करना अनुचित है, अनावश्यक है। तो इस तरह से जब कविता में कोई अनावश्यक शब्द आ जाए, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी, और उसका प्रयोग कर दिया जाए, तो कविता में जो दोष उत्पन्न हो जाता है उसे हम अधिक पदत्व दोष कहते हैं। तो बहुत सारे काव्य दोषों की पिछले दिनों चर्चा हुई और बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं विद्यार्थी इन दिनों। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ करके और सुन करके कि हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और आप लोग इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो हमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है वीडियो बनाने का, आपको पढ़ाने का, और नई नई तरकीबें निकाल करके हम लाएंगे कि आपको किस तरह से अधिक रोचक तरीके से पढ़ाया जा सके अन्य विषयों को भी। तो
आप हमारा साथ दीजिए, बस जुड़े रहिए, देखते रहिए। आप हालांकि अब थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो गया है, हमने पंखा भी, जब से ये ऑनलाइन कक्षाएं चलने लगी हैं, हम पंखा भी नहीं चलाते हैं, इस वजह से कि पंखे की जो आवाज़ है, ध्वनि है, वो आपके कानों तक न पहुँचे और डिस्टरबेंस किसी प्रकार का उत्पन्न न हो। तो हमारे इस समर्पण को, हमारे इस त्याग को भी आप थोड़ा सा मूल्य दें, महत्व दें और हमारी ऑनलाइन कक्षाओं को ज़रूर सुने, देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।